तो आज हम भारत की विदेश नीति में हम 12वीं क्लास का जो भारत का विदेश नीति है उसके सेकंड बुक का पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का हम भारत की विदेश नीति चैप्टर को करेंगे। इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं और आपको अच्छे से इसको क्लियर भी करवा दूंगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पे रखी गई, ठीक है, किस सम्मेलन में रखी गई, तो बांडुक सम्मेलन, ठीक है। इसे अफ्रो एशिया सम्मेलन भी कहते हैं जो कि 1955 में हुआ था, ठीक है। अब है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव इसमें रखी गई। तो गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में। और कहाँ पे हुआ था, तो बेलग्रेड में। तो ये मैंने अभी बता दिया। अब है हमारा आगे है कि तिब्बती शरणार्थी की सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहाँ पे है। तो तिब्बती शरणार्थी कौन होते हैं, शरणार्थी वो होते हैं जिन्हें भगा दिया जाता है अपने देश से और उनके लिए कोई भी देश उनको नहीं अपनाता है तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। तो तिब्बती शरणार्थी की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पे है, तो भारत में है, धर्मशाला। इसे कैसे याद कर सकते हो, धर्मशाला कौन होता है, जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। तो यानी शरणार्थी क्या कहे, वहाँ पे आके बस गए। अब धर्मशाला कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश यानी एचपी में है। अब हमारा कि भारत के किस राजनीतिक दल ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। तो कौन जताएगा, तो सोशलिस्ट यानी समाजवादी, यानी जो समाज के लिए सोचेगा वही और जो जनता के लिए सोचेगा वही जताएगा। तो यानी भारत के किस राजनीतिक दल ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया, तो जिसके में समाज आएगा और जिसमें जन आएगा, यानी सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ पार्टी। अब चीन ने भारत के किन दो हिस्सों पर अपना अधिकार जताया, तो एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पे अपना अधिकार जताता है वो, और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पे वो अपना अधिकार जताता है। अब हमारा कि पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को क्यों लाया गया था। तो जब हमारा 1962 में हमारा जब चीन के साथ वॉर हो गया था ना, तो उसी के कारण उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब कि कब लाया गया था, तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था ना हमारा, तो उसमें हम हार गए थे, ठीक है। तो इसीलिए नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि ये सरकार कायम रह पाएगी। तो नेहरू की विदेश नीति के कारण चीन को इसके इरादे समय रहते ना समझ पाने के कारण, या चीन के आक्रमण के समय सेना तैयार ना करने के कारण। तो दोनों ही है कि चीन के आक्रमण के समय उन्होंने सेना तैयार नहीं किया था, ठीक है, और वो चीन के इरादों को भी समझ नहीं पाए। तो यानी हमारा बी और सी दोनों ही आंसर हो जाएगा। अब हमारा कि पहली बार 1979 में चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे 1999 में हमारे प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। अब सिंधु समझौता किनके बीच हुआ, तो नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1960 में। सिंधु समझौता कब हुआ, 1960 में। किसके बीच, सिंधु नदी के लिए हुआ था ये, और नेहरू और अयूब खान के बीच में हुआ था। यहीं पे हम कुछ और समझौते की बात कर लेते हैं, तो वह है शिमला समझौता एक, ठीक है। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। 1971 का हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, तो शिमला समझौता 1972 में हो गया। फिर एक हमारा और समझौता है ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद समझौता जो है, जहाँ पे हमारे ताशकंद कहाँ की है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। वहाँ पे हमारे जो हैं प्रधानमंत्री कौन थे, वो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ताशकंद में। और वो उस समय कौन थे, तो अयूब खान ही थे उनके साथ ताशकंद समझौता करवाने। तो ये कब हुआ था, 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। अब कारगिल युद्ध कब हुआ, तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ हुआ था। क्लियर हो गया। अब है अरब इजराइल युद्ध कब हुआ, तो 1973 में हुआ था, ठीक है। 1973 में अरब और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। अब कि भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो विदेश नीति की जो बात की गई है ना, वो 51वें अनुच्छेद में किया गया, ठीक है, आर्टिकल 51वें में। असली गुटनिरपेक्ष का नारा किसने दिया था, तो मोरारजी देसाई ने दिया था, ठीक है। मोरारजी देसाई ने 1977 में इनकी सरकार बनी थी जनता दल की, तो उन्होंने उसमें दिया था कि किसकी, असली गुटनिरपेक्ष की, ठीक है, मोरारजी देसाई ने। अब है कि भारत विदेश नीति किस पर आधारित है, तो गुटनिरपेक्षता पर आधारित है, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, जब हम आज़ाद हुए थे तो शीत युद्ध चल रहा था, है ना। हम कब आज़ाद हुए, 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। तो शीत युद्ध में हमने क्या अपनाया था,
गुटनिरपेक्षता पर हम अडिग थे, ठीक है। तो यानी हमारी जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। अब भारत की पूर्व अवलोकन नीति का क्या लक्ष्य है? तो पूर्व में कौन है? तो आसियान देश है, ठीक है। आसियान देश में 10 देश आते हैं, ठीक है, जो सिंगापुर, थाईलैंड ये सब आते हैं। तो यानी ये जो है इनके यानी पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य क्या है? तो आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना, ठीक है। कि भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत है, यह किसकी रचना है? यानी भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा का संकेत है, ये किसकी रचना है? तो वेद प्रताप वैदिक ने किया, ठीक है। तो कोई भी वेद यानी वेद से ही हमें क्या दिशा का संकेत लगता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, तो ऐसे याद कर सकते हो कि विदेश नीति नई दिशा का संकेत है, यह किसकी रचना है? तो वेद प्रताप वैदिक, जिसके नाम में वेद आएगा। अब कि भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों के प्रति आधारित है गुजराल सिद्धांत पर, ठीक है। गुजराल सिद्धांत पर ही हमारी ना पड़ोसी देश की पड़ोसी देशों के प्रति जो हमारी नीति है ना विदेश नीति, वो आधारित है। विदेश नीति होती क्या है? तो विदेशों से जो हमारे संबंध हमें कैसे रखने चाहिए ना, विदेशों से हमारे संबंध कैसे रखने चाहिए, इसकी हम नीति बनाते हैं, तो इसे कहते हैं विदेश नीति, ठीक है। अब कि भारत और सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री समझौता सहयोग कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ठीक है। 1971 में हमने भारत और सोवियत संघ के साथ मैत्री और सहयोग समझौता यानी संधि किया था। अब कि प्रथम एशियाई सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। एशियाई सम्मेलन प्रथम कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। अब है कि पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पंचशील सिद्धांत क्या है? तो इसमें 5 यानी ये चीन के साथ किया गया था, और इसके जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ना वो है जवाहरलाल नेहरू। अब कि भारत अमेरिका परमाणु समझौता का संबंध किससे है? तो नागरिक परमाणु समझौता से। यानी भारत अमेरिका परमाणु समझौता का संबंध किससे है? तो नागरिक परमाणु समझौता से। अब कि नेहरू जी की विदेश नीति के बड़े उद्देश्य क्या थे? तो यानी 3 ही उद्देश्य थे कि कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, ठीक है। यानी जो भी हमने कठिन संघर्ष से संप्रभुता को पाया है ना उसको बचाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी हमारे देश को खंडन नहीं होना चाहिए। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, क्योंकि विकास होगा तभी खंडन नहीं होगा, ठीक है, और इसी से हम अपने देश को बचा पाएंगे। तो यही 3 बातें विदेश नीति में नेहरू जी ने बहुत ही बड़े इनके विदेश नीति है, ठीक है, इसे याद कर लेना अच्छे से। अब कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो गुटनिरपेक्ष नीति, ठीक है। यानी भारत की विदेश नीति क्या अपनाता है? तो गुटनिरपेक्ष अपनाता है विदेश नीति, यानी विदेशों से संबंध हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष की नीति। फिर लोकतंत्र का सम्मान करता है, ठीक है, यानी सभी के लोकतंत्र का, मानव अधिकार का सम्मान करता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है। यही विदेश नीति हमारी, यानी विदेशों से संबंध हमारे ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी हमारा ऑप्शन में हमारा उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भारत यूएसएसआर दोनों से ही मदद ले सका। यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो हाँ, गुटनिरपेक्ष की नीति के कारण वो दोनों से मदद ले सका था, तो ये तो सही है। फिर शीत युद्ध का असर भारत पाकिस्तान दोनों पे ही पड़ा। शीत युद्ध का असर तो भारत पाकिस्तान क्या पूरे विश्व पे पड़ा था, तो ये भी सही है। फिर भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बोल रहा है कि इनमें से गलत क्या है? तो ये गलत है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता नहीं, रूस के साथ हुआ, सोवियत संघ के साथ हुआ था, ठीक है, यानी यूएसएसआर के साथ। अब हमारा पंचशील सिद्धांत क्या है? पंचशील सिद्धांत है कि यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांत है। पंच मतलब 5, यानी 5 सिद्धांत है सह अस्तित्व के लिए। तिब्बत का वह कौन सा धार्मिक नेता है जो कि भारत में शरण लेने आया था? तो दलाई लामा। कब आया था? 1959 में आया था, ये याद रखना। कब आया था? 1959 में। बांडुंग सम्मेलन की परिणति क्या है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हुई, यानी गुटनिरपेक्ष की नींव कहाँ पे हुई? बांडुंग सम्मेलन में, जो कि कब हुआ था? 1955 को हुआ था। अब कि 1950 से 1964 तक भारत की विदेश नीति कैसी का लक्ष्य क्या था? तो विदेश नीति यानी विदेश मंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री नेहरू थे, ठीक है। तो वो कब से कब तक थे? तो 1950 से 64 तक थे। तो उस समय उन्हीं की नीति अपनाई जाएगी ना। तो उनकी नीति क्या थी? अखंडता को कायम रखना, संप्रभुता की रक्षा करना और आर्थिक विकास करना। तो ये तीनों 1950 से 64 तक थे, ठीक है।
अब हमारा कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ और कब हुए, तो मैंने बताया था ना एफ्रो एशियाई सम्मेलन बांडुंग सम्मेलन में ही हुआ था, ठीक है। वो कि कब हुआ था, 1955 को हुआ था एफ्रो एशियाई सम्मेलन, यानी अफ्रीका और एशिया का सम्मेलन। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो 1974 में किया था। कहाँ पे, पोखरण में। और दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, वो भी पोखरण में ही किया था। अबे नेफा किसे कहते हैं, तो नेफा कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को, यानी जो पूर्वी राज्य है ना अरुणाचल प्रदेश, इसको कहते हैं हम नेफा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो बेलग्रेड में हुआ था, मैंने बता दिया, और 1961 में हुआ था। अब इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था, 1942 में। किसने की थी इंडियन नेशनल आर्मी की का गठन, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। अब चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया, तो भारत ने 1974 में किया पहला, जो कि असफल रहा था, और चीन ने 10 साल पहले ही कर लिया था, यानी 1964 में कर लिया था, ठीक है। अब पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, पता है, ये 5 सिद्धांत है ना, पता है ना। अब है कि पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच। तो ये कब हुआ था, ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को। अब पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से कौन कौन थे, तो चाउ एन लाई थे चीन की तरफ से, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, यानी हमारे पंचशील समझौते की तरफ से, ठीक है। अब कि पंचशील समझौता है क्या, यानी इसमें क्या क्या बातें कही गई, तो शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम रखना, यानी कभी अहिंसा ना फैलाना, ऐसा कुछ है, ठीक है। एक साथ मिलकर आर्थिक विकास करना, यानी अहिंसा ना फैलाना, आर्थिक विकास करना, और एक दूसरे की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी अंदरूनी हस्तक्षेप नहीं करना। अब कि भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण क्या क्या थे, तो एक जो दलाई लामा आ गया था 1959 को, भारत ने उसको शरण दिया था, वो विवाद था, ठीक है। फिर सीमा विवाद तो था ही, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का। फिर तिब्बत पर ना चीन ने कब्जा कर लिया था, तो ये भी विवाद हो गया था, और भारत में दलाई लामा का मैंने बता ही दिया। अब है कि भारत के परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है, तो भारत के परमाणु नीति का आपको भी पता होगा कि भारत पहले आक्रमण नहीं करता, और वो हथियार तभी उठाता है जब आत्मरक्षा करनी हो, ठीक है। तो यानी यही है इसकी परमाणु नीति, यानी भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, तथा इन हथियारों का प्रयोग वह पहले नहीं करेगा। और भारत निशस्त्रीकरण क्या होता है, तो यानी शस्त्र का त्याग करना के लिए भी तैयार है। अब है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था, तो मैंने बता दिया था कब हुआ था, 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री और किन के बीच, याकूब खान के बीच हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 में थे ना ताशकंद में। तो अब ताशकंद में किन की मृत्यु हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। अब हमारा कि शिमला समझौता कब हुआ, तो शिमला समझौता हुआ था 1972 को, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से थे, और इंदिरा गांधी भारत की तरफ से। अब सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 को, जो कि नेहरू जी और आयूब खान के बीच हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता जो हमारा सिंधु समझौता है, सिंधु नदी समझौता, वो नेहरू जी और आयूब खान के बीच हुआ था 1960 को। CTBT का पूरा नाम लिखो, तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी। ये कब अपनाया गया, ये आपको मैं बता ही देता हूँ, 1996 को अपनाया गया, ठीक है। अब इसराइल कब आज़ाद हुआ, तो इसराइल आज़ाद कब हुआ था, 1948 में, ठीक है। अरब इसराइल युद्ध कब हुआ था, तो 1973 में। पहली इसराइल एम्बेसी कंपनी, एम्बेसी मतलब होता है कि जो मतलब दूत होते हैं ना, सभी देशों के दूत होते हैं, दूतावास, ठीक है। तो यानी पहली इसराइल एम्बेसी कब बनी भारत में, तो 1992 में बनी। अब फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन का एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि इससे इसराइल स्वतंत्र होकर राष्ट्र बना था, ठीक है। तो फिलिस्तीन से ही क्या निकला था, इसराइल निकला था स्वतंत्र होकर। अब 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर किस देश पर आक्रमण किया था, तो मिस्र को, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर मिस्र देश पर आक्रमण किया था उसी। अब 1956 में ही ना सोवियत संघ ने फिर किस पे आक्रमण कर दिया, हंगरी पे आक्रमण कर दिया। अब हमारा कि 1962 के चीन युद्ध के बाद निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था, तो VK कृष्ण मेनन ने। ये हमारे रक्षा मंत्री थे, जब हम युद्ध हार गए थे ना, तो VK कृष्ण मेनन ने, रक्षा मंत्री ने 1962 में ये इस्तीफा दे दिया था। तो हमारे चीन का युद्ध कब हुआ था, ये तो पता ही है ना, 1962 को, ठीक है। भारत और चीन का युद्ध
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूट का शिकार हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट का शिकार हुई थी 1964 में। क्यों हुई थी? क्योंकि 1962 में जो युद्ध हुआ था ना, तो उसमें कुछ जो CPIM है वो हो गई चीन के साथ, और CPI भारत के साथ। CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद, जो कि मार्क्सवाद यानी साम्यवाद है, वो चीन का मतलब क्या है, चीन का समर्थन कर रहे थे, और CPI भारत का। तो ये 1964 में टूटा। भारत की रक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1962 में। और रक्षा पूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1965 में, यानी 1962 में जब युद्ध हुआ, 1965 में 3 साल बाद। अब चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति हुई थी, चीनी का मतलब चीनी नहीं, ठीक है, चीनी मतलब चीन की क्रांति कब हुई थी? तो 1949 को हुआ था। और चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में, ठीक है। अब कि होमी जहांगीर भाभा कौन थे? होमी जहांगीर भाभा कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब परमाणु अप्रसार संधि कब लाया गया? तो इसे NPT भी कहते हैं। इसे कब लाया गया? 1968 में। इसमें क्या था कि सभी जिनके पास जो परमाणु संपन्न देश थे ना, 5 जिनके पास वीटो पावर अभी है, उनके ही पास परमाणु रखने की थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। 1995 तक इसे ना बाद में बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब कि चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 14 देशों से लगती है चीन की सीमा। अब कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? तो बता दें, प्रधानमंत्री तो सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, और विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी की अगुवाई में कब एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित हुआ? तो मार्च 1947 को हुआ एशिया संबंध सम्मेलन। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में।